सो गाइस, हमारे पास ये कंफर्मेशन न्यूज आ चुकी है कि 2025 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्जाम करने वाला है। वंस कंफर्मेशन हमारे पास जो आई है उसके बाद वी कैन नाउ स्टार्ट आवर प्रिपरेशन, और आप सबने भी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी। एंड ह्यूमन पेरिटस इज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट लाइव क्लासेस फॉर स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम। यू कैन एनरोल फ्रॉम द वेबसाइट इटसेल्फ, और वहां पे जाके आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के। ठीक है। तो जो पिछले साल के इसके पेपरों की अगर हम बात करें, तो 2019 में इसके पहले स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ। उसके पहले 2015 में ये एग्जाम हुआ। ठीक है। अब 19 में जो एग्जाम हुआ दैट वाज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और 2015 में जो एग्जाम हुआ वो पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट है। तो आज हम 2025 2015 का जो पेपर है उसके एक एक क्वेश्चन से गो थ्रू करेंगे, और उसमें जो आंसर और एक्सप्लेनेशन है उसको हम एक बार देखेंगे। ठीक है। तो बेसिकली पिछले सालों के पेपर से हमें डिफिकल्टी लेवल के बारे में बहुत अच्छा असेसमेंट मिलता है। ऑल दो जो हम पेपर आज करने वाले हैं वो 2015 का है, तो 10 साल का समय बीत चुका है। कई सारी चीजें 10 साल में बदल जाती हैं। हैविंग सेड दैट, अगेन वी कैन नॉट इग्नोर द प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है। अब किसी भी सवाल में अगर आपको लगता है कि इसका जवाब ये है, इसका जवाब वो होना चाहिए, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, एंड हमारी टीम उस पर रिप्लाई कर देगी। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बार पेपर को देख लेते हैं। सो गाइस, दिस इज द पेपर ऑफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। गिव मी अ मिनट। हाँ, जो 2015 का है। और एग्जाम पैटर्न के बारे में आप सबको ऑलरेडी आइडिया है कि देर आर 100 क्वेश्चंस। 90 मिनट्स का जो समय था वो दिया गया था 2019 में, जिसको हम बेस मान रहे हैं। और देर आर डिफरेंट सेक्शन जो कि सिलेबस के थ्रू आप लोग ने समझ लिया होगा। ठीक है। तो आइए इसी इसी पेपर को हम एक बार सॉल्व करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 जनवरी से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं ह्यूमन पेरिटस की, जिसमें हम 100% कंप्लीट कोर्स करेंगे। उसकी डिटेल्स आप सारी इस वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। यहाँ पे क्लासेस के साथ साथ हम किस तरीके से बुक्स देते हैं, सवालों के लिए क्या करते हैं, प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं, इस पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो शुरू करते हैं, एक एक करके सवाल देखते चले जाते हैं। एंड ओके, लेट अस स्टार्ट। ठीक है। तो पहला सवाल ट्रेड यूनियन एक्ट का सेक्शन 13 का सीधा सीधा सवाल है ये। और सेक्शन 13 जो है वो ट्रेड यूनियन को एक इनकॉर्पोरेशन की तरह स्थापित करता है, जिसकी एक लीगल आइडेंटिटी होगी। इट कैन बी सू एंड बी एंड इट कैन सू एंड बी सूड बाय इट्स नेम एंड हैविंग इट्स ओन परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है। काफी ही आसान प्रोविजन है ये। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं सीधे शेड्यूल। जो किसी भी एक्ट में जो शेड्यूल दिए जाते हैं उनके नाम भी याद करने होते हैं। ये भी इस सवाल से हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पूछता है कि जो आईडी एक्ट है उसके पहले शेड्यूल, जो आईडी एक्ट है उसके किस शेड्यूल में ये बात है कि वो इंडस्ट्रीज दैट में बी डिक्लेयर्ड टू बी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो देखिए, ये जो बात है ये पहले शेड्यूल में दी गई है। ठीक है। टोटल आईडी एक्ट की शेड्यूल्स की बात करें तो देयर आर 5 शेड्यूल्स इन द आईडी एक्ट। ठीक है। पहले शेड्यूल में वो इंडस्ट्रीज दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। दूसरे शेड्यूल की बात करें तो वो मैटर्स जो कि लेबर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है। तीसरे शेड्यूल की बात करें वो मैटर जो कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन में है। ठीक है। चौथे की बात करें तो कंडीशन ऑफ सर्विसेज वो वाली जिसके अंदर नोटिस देना पड़ता है अंडर सेक्शन 9A, वो है। ठीक है। एंड देन पांचवा शेड्यूल आपकी बात करता है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर, ऑल ऑफ देम। ठीक है। काफी काफी सिग्निफिकेंट एक्ट है ये। इसकी इसकी पढ़ाई तो आपको बहुत अच्छे से ही करनी होगी। सेक्शन फर्स्ट शेड्यूल, विच सेक्शन ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट डील्स विद एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्क वुमेन प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड। तो गाइज ये जो है ये सेक्शन 4 की बात कर रहा है। ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है कि द वुमेन इज नॉट अलाउड टू इज प्रोहिबिटेड टू वर्क जस्ट आफ्टर द डिलीवरी और मिसकैरेज फॉर द पीरियड ऑफ 6 वीक्स। ठीक है। तो ये सेक्शन 4 में दिए गई है बात, और ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। विच सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डील्स विद पेमेंट ऑफ फुल वेजेस टू वर्कमैन प्रोसी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स इन हायर कोर्ट। ठीक है। तो
सेक्शन 17 बी में ये बात करी गई है। देखिए बी लगाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये पक्का ही अमेंडमेंट के बाद आया होगा। तो सेक्शन 7 बी 1982 के अमेंडमेंट में ऐड हुआ, जिसमें ये कहा गया कि जो लेबर कोर्ट है या फिर जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, अगर उन्होंने एम्प्लॉय को रीइंस्टेट करने की बात कर दी, तो जो भी और उसके बाद अगर जो एम्प्लॉयर है वो अपने राइट्स के अकॉर्डिंग हायर कोर्ट्स में चला गया, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट में हो, तो तो इस प्रोसीडिंग को भले ही एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, संज्ञान ले लिया जाएगा, पर फिर भी जो अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए बोला, जो अमाउंट देने के लिए बोला गया है, क्या कहते हैं, एम्प्लॉय को, वो पक्का एम्प्लॉयर को देना ही पड़ेगा, उसमें वो उन पे उस पे कोई स्टे नहीं लगेगा। तो बी इज द राइट आंसर। Employees of the organized sector who are drawing salaries of not more than that per month are covered under ESIC एक्ट। तो ESIC एक्ट में आप लोग ने अगर पढ़ा है तो वेज सीलिंग होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर वेज के ऊपर के लोग इसमें नहीं इंक्लूडेड हैं, नीचे के लोग ही इसमें इंक्लूडेड होते हैं। और 2017 के अमेंडमेंट के बाद, 2017 के नोटिफिकेशन के बाद ये हो गया आपका 21,000। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वहीं एक्सेप्शंस की बात करें तो जो डिसेबल्ड स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनके लिए ये अमाउंट है आपका 25,000। ठीक है। एज पर द ईएसआईसी एक्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वुड क्वालिफाई एज डिपेंडेंट। ठीक है, अगर ईएसआई एक्ट के बारे में आपने पढ़ा है देन आपको, गिव मी अ मिनट। हाँ, अगर आपने ईएसआई एक्ट के बारे में पढ़ा है तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि जो ईएसआईसी एक्ट है, गिव मी अ मिनट, हाँ, जो ईएसआईसी एक्ट है ये कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। यानी कि इसमें कई सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आपका डिसेबलमेंट बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, आपका मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, सिकनेस बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, एज एज वेल एज मेडिकल बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो वही डिसेबलमेंट बेनिफिट में अगर हम बात करें, तो अगर डिसेबलमेंट जो है, अगर वो फेटल एक्सीडेंट के कारण है, तो जो पैसा है कॉम्पनसेशन का वो मिलता है डिपेंडेंट को। देयरफॉर डिपेंडेंट की डेफिनेशन आपको एक्ट में मिलती है। और ये सारे ही लोग जो हैं, ये सारे ही लोग जो हैं, इन सबको डिपेंडेंट, ये सारे ही लोग डिपेंडेंट बन सकते हैं। ठीक है। डैश प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन फिक्स सेलिंग टू मैन एंड वुमेन एंगेज इन द वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। बताइए, आप लोग बताइए। लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये, क्योंकि जाहिर सी बात है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट का जो इवन जो पर्पस है वो यही है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता इन द टर्म्स ऑफ पेइंग मैन एंड वुमेन, है ना। डी इज द राइट आंसर। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू सेक्शन ऑफ फॉर ओल्ड सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट वाज ब्रॉट आउट इन। ठीक है, अब बेसिकली क्या हुआ था, सेक्शन 8 को सब्स्टिट्यूट किया गया था 2008 के अमेंडमेंट के बाद। और इसमें क्या हुआ था, मेडिकल बोनस जो है एम्प्लॉयर को मैंडेटरी प्रोवाइड करना पड़ेगा ऑफ ₹1,000 इफ एम्प्लॉयर इज नॉट प्रोवाइडिंग प्री नेटल कंफाइनमेंट एंड पोस्ट नेटल केयर। ठीक है, तो उस केस में देना पड़ता है। सी इसका सही आंसर है। एज पर द एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज द टर्म चाइल्ड इंक्लूड्स। राइट, अब चाइल्ड की डेफिनेशन जो है वो हर एक एक्ट में बदलती चली जाती है एज पर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्ट। राइट, अगर मिनिमम वेजेस एक्ट है तो कुछ और डेफिनेशन होगी, फैक्ट्रीज एक्ट है तो कुछ और डेफिनेशन होगी, एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है तो उसका कुछ और डेफिनेशन होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो वो है आपका स्टिल बोर्न चाइल्ड। ठीक है, वैसे तो ऑप्शंस इसके ऑब्वियस ऑप्शंस हैं, बट अगेन नन ऑफ दीज भी था, है ना। तो सी इज द राइट आंसर। अब ये बोनस एक्ट से सवाल पूछा है, एवरी एम्प्लॉय शैल बी एंटाइटल्ड टू बी पेड बाय हिज एम्प्लॉयर इन एन अकाउंटिंग ईयर बोनस अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब देखिए इन्होंने दिस एक्ट लिख दिया, जबकि इनको पूरा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लिखना होना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इस चीज को खुद से भी समझ सकते हैं कि ये उसी की बात कर रहा है। तो ये किसकी बात करता है, ये बात करता है आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी की, कि भाई अगर अकाउंटिंग ईयर में आपको बोनस मिल रहा है तो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज में आपको ऑफिस आना ही था तभी आपको मिलेगा, वो है आपका एटलीस्ट 30 डेज। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। एज पर द पेमेंट ऑफ बोनस अमेंडमेंट बिल विच सेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट वाज प्रपोज्ड एज ओमिटेड। ठीक है, तो क्या प्रपोज हुआ था उस दौरान के दो के सेक्शन 12 जो है, ठीक है, सेक्शन 12 जो है, जो कि कैलकुलेशन ऑफ बोनस की बात करता है और कहता है कि अगर आपका जो कैलकुलेशन ऑफ बोनस जो है वो मिनिमम वो वेज पे होगी, और वेज अगर 7,000 है या फिर मिनिमम वेज है जो भी उससे ज्यादा उसके बेसिस पे कैलकुलेट होगी। अगर आपकी 15,000 सैलरी है, 15,000 आपको मिलता है, तो बोनस 15,000 के हिसाब से नहीं मिलेगा, या तो आपको मिनिमम वेज के रेट के हिसाब से मिलेगा या फिर 7,000 के रेट के हिसाब से मिलेगा, विच एवर इज हायर। ठीक है, तो इसकी बात करता है। वैसे अगर आपको मैं इस क्वेश्चन के बारे में बताऊं तो ये क्वेश्चन काफी टफ माना जाएगा।
क्यों माना जाएगा? क्योंकि पता नहीं कौन सी दूर की एक इंफॉर्मेशन निकाल के उन्होंने पूछ लिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एज पर द एक्ट एन अडोलसेंट जो है इज डिफाइंड वन हु इज। ठीक है, तो मिनिमम वेज एक्ट में जब हम मिनिमम वेज सेक्शन 3 में तय करते हैं तो चाइल्ड के लिए अलग कर सकते हैं, एडोलसेंट के लिए अलग कर सकते हैं, एडल्ट के लिए अलग कर सकते हैं। चाइल्ड तो खैर काम ही नहीं कर सकता, एडोलसेंट और एडल्ट के लिए कर सकते हैं। देयर फोर इट वॉज नेसेसरी के एडोलसेंट वर्ड को भी डिफाइन किया जाए। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है कंप्लीटेड हिज 14th ईयर ऑफ एज बट हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 18 ईयर ऑफ एज। The amount of gratuity payable to an employee under the act or on date shall not exceed। अब ये भी ना लिमिट होती है कि अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी जो है मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो वो है आज की डेट पे 20 लाख रुपए। तो ये मॉडिफाई कर दिया गया है हमने हमारी तरफ से, क्योंकि जाहिर सी बात है 2025 चल रहा है, 20 लाख है। और इवन मैं आपको ये भी बताऊं, सेंट्रल सिविल पेंशन रूल्स में 2024 के बाद से ये 25 लाख हो चुका है। सो देर इज एन देर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि 20 लाख बढ़ के 25 लाख हो जाए। ठीक है, बट अभी 20 लाख इज द राइट आंसर। सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट डील्स विद, 18 किसकी बात करता है? 18 फोरफाइचर ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की बात, मैटरनिटी बेनिफिट की बात करता है कि अगर वुमेन ने मैटरनिटी लीव भी ले ली और कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए वो किसी और एस्टेब्लिशमेंट में चली गई, अपना प्रोटेक्शन नहीं ध्यान दिया, तो फिर वो मैटरनिटी बेनिफिट फोरफाइट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। As per the Factories Act, a person who has not complete 15 years of age is defined as, ये है चाइल्ड। अब यहीं पे बहुत अच्छी बात पकड़ में आई कि जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसमें जब चाइल्ड की डेफिनेशन लेते हैं तो वो 15 से कम रखते हैं, और वहीं ऑन दी अदर हैंड जब हम मिनिमम वेजेस एक्ट देख रहे हैं या फिर हम चाइल्ड लेबर एक्ट देख रहे हैं तो वो 14 से कम होती है। यूजली 14 से कम हर जगह होती है, पर फैक्ट्रीज एक्ट में वो 15 से कम है। ठीक है, इस पे अच्छा सवाल बन सकता है। राइट, सी इज द राइट आंसर। The power of inspector is discussed in which section of the Indian Factories Act? तो पावर ऑफ इंस्पेक्टर जो है वो डिस्कस करी गई है सेक्शन 9 में। ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज पास्ड इन 1952? ये एक्ट, जो भी एक्ट होते हैं उनके ईयर भी याद करना बहुत जरूरी होता है। तो माइंस एक्ट है 1952, ये है 1976, ये है 1926, ये है आपका 1972। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। The relationship between employer and employee in an organization is known as, क्या होता है? सोशल नहीं होता है, फैमिली नहीं होता है, फ्रेंडली नहीं होता है, इंडस्ट्रियल होता है। एक फिफ्थ क्लास के बच्चे को अगर आप ये सवाल दोगे तो वो भी इसको सही करके ही आएगा। ठीक है, हाउ मेनी मंथ्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ अ माइनिंग ऑपरेशन शुड अ रिटन नोटिस बी गिवन? तो माइनिंग ऑपरेशन जब भी कमेंस होता है एटलीस्ट 1 मंथ का नोटिस जो है देना पड़ता है। राइट, एटलीस्ट 1 मंथ का नोटिस देना पड़ता है। किनको? चीफ इंस्पेक्टर को देना पड़ता है, चीफ इंस्पेक्टर को देना पड़ता है, कंट्रोलर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को देना पड़ता है, और एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी देना पड़ता है अंडर सेक्शन 16। नेक्स्ट है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओनर्स एजेंट्स एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन आर डिफाइंड इन द सेक्शन ऑफ, ये है सेक्शन 17। ठीक है, जहां पे मैनेजर जो है पहली बार अपॉइंट किया जाता है, और मैनेजर माइन का कोई मैनेजर नॉर्मल मैनेजर नहीं होता। इवन जो ओनर है वो भी मैनेजर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि माइंस एक टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इंडस्ट्री है, वहां पे एक प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन के बाद ही एक मैनेजर अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओनर एजेंट और मैनेजर की जो ड्यूटीज हैं वो फिक्स होती है सेक्शन 17 में। अब देखिए, पिछला सवाल था सेक्शन 16 का, ये सवाल था सेक्शन 17 का। तो मतलब यहां से ये भी एक इन्फेरेंस निकलते आता है कि सवाल बनाने वाले ने उसी 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 रास्ते पे बनाते चले गए, वो 16 भी 17 भी। राइट, चलिए, इररिलेवेंट बात है पर एक बात पकड़ में आई। चिलिका लेक रीजन इज सिचुएटेड बिटवीन द डेल्टाज ऑफ, ठीक है, तो ये आपका जीके है। चिलिका लेक कहाँ सिचुएटेड होता है? आपका गोदावरी, ये महानदी एंड गोदावरी कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड? चाइना इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड इवन टुडे। 2015 में भी पूछा होगा। इवन दो 28% के लगभग जो है वर्ल्ड का जो राइस है वो चाइना सप्लाई करता है, और हमारा देश दूसरे स्थान पर आता है अराउंड 25%। ठीक है, गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड इन, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे? इंडिया में नहीं है गाइस, माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। ठीक है, नेपाल इज द राइट आंसर। रशिया भी यहाँ पे एक ऑप्शन है।
हास्यास्पद। विद विच सेट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अरुणाचल प्रदेश हैज कॉमन बॉर्डर। तो भाई मैप देखना काफी इंटरेस्टिंग चीज है, सबको देखना भी चाहिए। तो अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है म्यांमार, बांग्लादेश नहीं, म्यांमार, रुकिए मैंने ऑप्शन ही गलत पकड़ लिया, भूटान, चाइना और म्यांमार। ठीक है, तो भूटान है आपका थोड़ा सा नीचे। अगर अरुणाचल प्रदेश यहाँ है तो भूटान है आपका यहाँ। ठीक है, म्यांमार है आपका यहाँ, और चाइना है आपका यहाँ, चाइना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ गैलेंट्री अवार्ड। तो गैलेंट्री अवार्ड आर्मी में दिया जाता है, उसका एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है 1952, और 1952 में इनको बनाया गया था। तो उसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में आप, वैसे इसका आंसर है अर्जुन चक्रा। अर्जुन चक्रा नहीं होता, ये तीनों सही हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात की जाए तो सबसे पहले आता है आपका परमवीर चक्र, उसके बाद आता है आपका अशोका चक्र, अशोक चक्र, जो कि 1952 में इंस्टीट्यूट किया गया। तीसरा है आपका महावीर चक्र, चौथा है आपका कीर्ति चक्र, फिर है आपका वीर चक्र, एंड देन फाइनली आपका आता है शौर्य चक्र। ठीक है, तो ये है आपका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। व्हाट इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट? कहाँ है भाई? व्हाइट हाउस इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो इन सब में जो एस एस गिल हैं ये कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहे। आर सी लाहौटी 35th थे, जी बी पटनायक 32nd थे, और वी एन खरे जो थे वो 33rd थे। ठीक है, द ट्रेड यूनियन इंडिया आर गवर्न बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? द ट्रेड यूनियंस आर गवर्न बाय इन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज कंपलसरी। कब कब कंपलसरी है? सेक्शन 49, जब हम फैक्ट्रीज एक्ट का पढ़ते हैं तो वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंटमेंट जरूरी होता है जब वहां पे 500 या उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयज हैं, तो वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए। बी इज द राइट आंसर। इन विच सेक्शन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर मैंडेटेड? तो भाई सेफ्टी ऑफिसर की जो अपॉइंटमेंट है इट वाज मैंडेटेड अंडर सेक्शन 40 बी। ठीक है, कब मैंडेटेड है? 52। अब देखिए अगेन वो बात हुई कि उन्होंने 40, उस 40 बी सेक्शन को देखा होगा, तो सवाल वो बना। अब अगला सवाल ये आ गया, है ना? तो ये क्या है? ये भी सेक्शन 40 बी की बात करता है, जहां पे सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा अगर 1000 और मोर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो सी इज द राइट आंसर। विच सेक्शन ऑफ द आईडी एक्ट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स? तो कौन सा सेक्शन बात करता है? कौन सा सेक्शन बात करता है? तो सेक्शन जो बात करता है वो है आपका सेक्शन 22, जहां पे प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट का मतलब ये होता है कि आप अगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं तो एक प्रक्रिया के, एक प्रोसेस के थ्रू जाएंगे जहां पे नोटिस देना पड़ता है। उन नोटिस का जो क्राइटेरिया है उसको भी ध्यान रखना पड़ता है, तब आप दे सकते हैं। सेक्शन 22 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड सेट टू बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय डेफिनेशन बट नॉट वर्कर डेफिनेशन? ठीक है, तो एक कहना चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट तो भी नियर बाय लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, पर्सनल सर्विस और कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव आंसर हमारे हिसाब से है वो है आपका म्यूटेलिटी ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ ऑब्लिगेशन। जिसका मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयर की ये ऑब्लिगेशन है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करे, एम्प्लॉय की ये ऑब्लिगेशन है कि वो सर्विसेज, सॉरी, एम्प्लॉयर की ये ऑब्लिगेशन है कि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, काम प्रोवाइड करे। एम्प्लॉय की ये ऑब्लिगेशन है कि वो अपनी सर्विसेज दे। ठीक है, और इससे इसी इसी को हम इंडस्ट्रियल रिलेशन डायनामिक्स के नाम से भी जान रहे हैं, है ना? तो ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ वर्क स्पेसिफाइड इन द नेशनल मिनिमम वेज फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग आर्ली वेज? तो क्या मिनिमम वेज अलग अलग टाइप के हो सकते हैं? सेक्शन 3 में हमें पता चलता है कि भाई टाइम रेट होता है, ठीक है, पीस रेट होता है, ओवर टाइम रेट होता है, एक यूनिक सा क्या होता है, गारंटेड टाइम रेट। ठीक है,
तो अब मैच करते हैं। पहला वाला टाइम वर्क, टाइम के हिसाब से पेमेंट, बिल्कुल। तीसरा वाला आउटपुट वर्क कहता है कि बाय रेफरेंस टू द नंबर ऑफ पीसेस मेड। आउटपुट वर्क जैसा वर्ड का इस्तेमाल नहीं है एक्ट में। एक्ट में पीस रेट का इस्तेमाल है, कोई बात नहीं, पर ये सीधे मतलब ये निकल रहा है, तो ये भी ठीक है। ओवर टाइम वर्क बिल्कुल है, ये कुछ नहीं है। सैलरीज, आर्ट वर्क वेयर देयर आर सर्टेन बेसिक आर्ट्स एंड, काफी कॉम्प्लिकेटेड है आगे का तो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका बी। Which of the following absolves the employer's liability under the Maternity Benefit Act and Workmen Compensation Act? कितने, तो इसमें एब्जॉर्ब्स का मतलब क्या है? एब्जॉर्ब्स का मतलब ये है कि अगर एम्प्लॉयर जो है वो एक पर्टिकुलर एक्ट के अंडर एप्लीकेबिलिटी में आ रहा है, तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की तरह मैटरनिटी नहीं देनी पड़ेगी, कॉम्पनसेशन एक्ट की तरह कॉम्पनसेशन नहीं देना पड़ेगा, उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो फिर लाइबिलिटी कैसे आई? लाइबिलिटी वो एक्ट ही देगा, दोनों ही डिसेबलमेंट बेनिफिट और मैटरनिटी बेनिफिट वो एक्ट ही देगा। और वो एक्ट कौन सा है? कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। Any amount due from an employer under settlement or award can be recovered following the procedure laid down in, कौन से इसमें? आईडी एक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 33C ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसकी बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं। एवरी इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर द एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 20। बिल्कुल बिल्कुल उस प्रोविजन की लाइन है, वो है आपका सेक्शन 16। ठीक है, सेक्शन 16 की बात कर रहा है ये, इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अ मेंबर ऑफ द कॉरपोरेशन या फिर स्टैंडिंग कमेटी या मेडिकल बेनिफिट काउंसिल जो कि एक्ट में बनती हैं, शेल सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द बॉडी इफ ही फेल्स टू अटेंड 3 consecutive मीटिंग्स एज पर दी सेक्शन 12 ऑफ द पर्टिकुलर ऑफ द सेड एक्ट विच इज सेसेशन ऑफ मेंबरशिप। As per the Amendment Act of 2009 of Workmen Compensation, which word is now substituted for the workman? ठीक है, तो इसको क्या किया था? 2009 में एक ऐतिहासिक फैसला किया था कि इसको जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया था, जिसका मतलब है वर्कमैन रिप्लेस्ड बाय एम्प्लॉइज। सी इज द राइट आंसर। सेक्शन 31 ऑफ द एक्ट एंटाइटल एक्सपेंडिचर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी ट्रीटेड एज लोन स्टैंड्स ओमिटेड। ठीक है, तो किसने ओमिट किया था इसको? इसको ओमिट किया था 1966 के अमेंडमेंट ने। अगेन दिस इज अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक डिटेल है, जिसको याद करना उतना आसान नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज पर द कॉम्पनसेशन एक्ट माइनर हु इज वन हु हैज। कॉम्पनसेशन एक्ट में भी माइनर डिफाइन करते हैं, क्योंकि वहां पे भी डिपेंडेंट चाहिए। ठीक है, तो माइनर कौन है? माइनर है हु हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ 18, तो बी इज द राइट आंसर। Under the Act, payment of wages, under the Act, payment of wages of establishment employing not more than 1,000 employees shall be paid within, ये गाइस ये सवाल ही इन्होंने गलत बना दिया। क्यों? क्योंकि पेमेंट ऑफ वेजेस में एक्ट में कहता है कि जब लेस देन 1,000 होते हैं, विच इज एक्सक्लूडिंग 1,000, तब आपको आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे करना होता है। और जहां पे 1,000 और मोर होते हैं, वहां पे आपका 10th डे करना होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? एम्प्लॉइंग नॉट मोर देन 1,000 एम्प्लॉइज, 1,000 वाज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, इन्होंने इंक्लूड कर दिया, हेंस द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। बट हमें अपना आंसर सही टिक करके आना है, हमें हमारे मार्क्स चाहिए। तो जिसने भी किया होगा उसने ए टिक करके वो आ गया होगा, सॉरी, बी टिक करके आ गया होगा। Which of the following means a lump sum payment made by an employer as a retrial reward for the employee past services when the employee's employment is terminated? तो क्या हो रहा है? ग्रेटिट्यूड दिया जा रहा है, और ग्रेचुटी की डेफिनेशन ही सीधी सीधी यहाँ पे लिखी है। अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, अ टीचर वर्किंग इन अ प्राइवेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल, अब ये ना एक केस था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, इसीलिए स्पेसिफिक सवाल आया है। 2022 के बाद, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल हैं, ये एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आएंगे, देयरफॉर ये सारे जो टीचर्स हैं, जो टीचिंग स्टाफ है, वो एलिजिबल हो जाएगा ग्रेचुटी बेनिफिट्स के लिए। द पावर टू रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन सर्टेन केसेस एज वाज लेड डाउन बाय द पेपर वाज रिपील्ड बाय, तो किसने रिपील किया था? ये रिपील किया था आपका 1964 के अमेंडमेंट ने। और हाँ, तो एक्ट 53 ऑफ 1962। एक्ट 53 का मतलब क्या है? कि उस साल जितने भी एक्ट बन रहे होंगे, अमेंडमेंट भी बाय द वे कोई एक्ट ही होता है, उसका 53वां नंबर जो था वो इसका था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस फॉर ब्रिजिंग अ गैप इन कंटिन्यूटी? किसकी बात कर रहा है ये? कंटिन्यूअस सर्विसेज की बात कर रहा है, जो कि अलग अलग एक्ट में देखने को मिलती है। ठीक है। कंटिन्यूअस सर्विस कब कब मानी जाएगी, कब कब नहीं मानी जाएगी, बेसिकली ये पूछना चाह रहा है। तो वेयर द एम्प्लॉय इज इनकेपेबल ऑफ वर्क थ्रू सिकनेस और इलनेस, तो मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ सिकनेस हुई है, उसको कुछ तकलीफ हुई है। दूसरा कहता है वेयर एम्प्लॉय इज एब्सेंट फ्रॉम द अकाउंट टेम्परेरी सेसेशन ऑफ वर्क, काम ही नहीं है तब, तो तब क्या करेगा वो? सीधी बात है, ये भी मानी जाएगी। वेयर द एम्प्लॉय इज एब्सेंट फ्रॉम वर्क अंडर सर्कमस्टेंसेज सच दैट बाय अरेंजमेंट और कस्टम ही इज रिगार्डेड एज कंटिन्यूइंग इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉय फॉर एनी पर्पस। अब ये ना बड़ा ही एक्ट्स में डिफाइन नहीं है कि ऐसा कोई कस्टम के कारण जो है उसको करेंगे, तो यही हमारा सही आंसर भी हो जाएगा। लास्ट वाला है वेयर द एम्प्लॉय वर्क्स ओनली सीजनली, सीजनल इंडस्ट्री में काम कर रहा होगा, या सीजनली एम्प्लॉयमेंट है, नेचर ही वही है, तो ये भी गैप नहीं माना जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर। विच सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डिफाइंस अ वर्कमैन? सेक्शन 2 क्लॉज एस। ठीक है। सेक्शन 17B ऑफ द आईडी एक्ट डील्स विद, 17B किससे डील करता है गाइस? ये हम अभी कुछ देर पहले ये सवाल इसी से रिलेटेड देखे थे। पेमेंट ऑफ फिल वेजेस टू अ वर्कमैन पेंडिंग प्रोसीडिंग्स इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। हु इज डिफाइंड एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द लोकसभा इन द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कौन को डिफाइन किया गया होगा? स्पीकर को। और अगर राज्यसभा की बात करें तो चेयरमैन को, तो सी इज द राइट आंसर। व्हेन डिड आरटीआई एक्ट कम इनटू फोर्स? तो आरटीआई एक्ट कम इनटू फोर्स कब हुआ? 12 अक्टूबर 2005 में। इसकी कहानी है, देखिए, एक और बात, इनेक्टमेंट और एनफोर्समेंट अलग अलग होता है। इनेक्टमेंट माने पार्लियामेंट से वो पास हो गया है, प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर वहां पे हो चुके हैं। एनफोर्समेंट माने कि इसके बाद, इस डेट के बाद अगर आपने इसके प्रोविजंस का फॉलो ऑब्लिगेशन नहीं माना तो यू विल बी पीनलाइज्ड। ठीक है। तो इस एक्ट की बात करें, इट वाज इनेक्टेड ऑन 15 जून 2005 एंड एनफोर्स फ्रॉम 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। As per RTI, within how much time of being asked must information be provided in case of life and personal liberty? तो भाई 48 आवर्स इज द राइट आंसर, विच इज सेक्शन 7, जिसकी बात करता है डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट की बात करता है। इसके बाद एनपीएस, जो कि आपके सिलेबस का कीवर्ड इसमें भी है, 2019 में भी है। ये कहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट शैल हैव टू मेक अ कंट्रीब्यूशन ऑफ टीयर 1 के लिए कितना, 10% कंट्रीब्यूशन करना है ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। ठीक है, इतना कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। बी इज द राइट आंसर। इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु लीव द टीयर 1 ऑफ द एनपीएस बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 60, तो मैंडेटरी एनोटाइजेशन कितना है? दो केसेस होते हैं, अगर आप 60 के बाद, 60 ईयर के बाद अगर आपने विड्रॉ किया, ठीक है, अगर आपने लीव कर दिया, तो उस केस में जो एनोटाइजेशन है वो आपका 40% होता है। एनुटाइजेशन माने कि आपका जो कॉर्पस पेंशन का तैयार हुआ होगा वो आपको एक मेथोडोलॉजी के थ्रू अब मंथली मिलेगा, पीरियोडिक मिलेगा, उसे एनोटाइजेशन कहते हैं। ठीक है। लेस देन 60 है तब आप ये एनोटाइजेशन जो होता है ये हो जाता है आपका 80%। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। इन विच स्टेट इज द हाइडल पावर प्रोजेक्ट नथपा झकरी लोकेटेड, कहाँ पे है ये है आपका हिमाचल प्रदेश में, नियर किन्नौर एंड शिमला। नागदा इज वेल नोन एज अ सेंटर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ विस्कोस स्टेपल फाइबर। द टर्म टी इज कनेक्टेड विद, तो ये क्या होती है? ये गोल्फ की बॉल जिसके ऊपर रखी रहती है उसको टी कहते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। मेरडेका कप इज एसोसिएटेड विद, फुटबॉल से एसोसिएटेड है, मलेशिया इसको फ्रेंडली फुटबॉल लीग की तरह ऑर्गेनाइज करता है। हु बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर टू डबल सेंचुरीज इन ओडीआई क्रिकेट? रोहित शर्मा। Which cricket ground in India celebrated completion of 150 years in November 2014? कौन सा है ऐतिहासिक? ईडन गार्डन स्टेडियम, कोलकाता। एल सरिता हु क्रिएटेड न्यूज बाय रिटर्निंग रिफ्यूजिंग हर मेडल एट द इंचियन एशियन गेम्स एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो भाई किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड थी हैं? ये एसोसिएट थी आपकी बॉक्सिंग से। ठीक है। Okay, so the first question is the ALU of a computer normally contains a number of high-speed storage elements called semiconductor memory, registers, hard disk, and magnetic disks. So the correct answer is registers. Next question is Sachin is younger than Rahul by 7 years. If their ages are in the ratio of 7 is to 9, how old is Sachin? So let's assume Rahul's age is X years.
then Sachin age will be x-7 and उनकी रेशो जो दी हुई है तो विल राइट देयर रेशो। पहले हमें सचिन की लिखनी है तो x-7 डिवाइड बाई एक्स विल बी इक्वल टू 7:9। सो x विल कम आउट टू बी 31.5 सोल्व करने पे। तो x आ जाता है हमारा, राहुल की एज आ जाती है 31.5 एंड सचिन विल बी 7 years younger than Rahul. -7, that will come out to be 24.5 years. So D is the correct answer. Next question. The present ages of three persons are in the proportion of 4:7:9. 8 years ago, the sum of their ages was 56. Find their present respective ages. तो हम क्या करते हैं, जब हमें रेशियो दी होती है तो विल assume their ages as 4x, 7x and 9x. And 8 years ago, their ages will be 4x minus 8, 7x minus 8 and 9x minus 8. और क्या दिया है, और उनका सम कितना था, देयर सम वाज इक्वल टू 56। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 4। तो उनकी एजेस आ जाएगी 4x से 16, 7x मीन्स 28 एंड 9x मीन्स 36। तो B is the correct answer. Next question. The ratio between the length and breadth of a rectangular park is 3:2. If a man cycling along the boundary of the park at the speed of 12 km per hour completes one round in 8 minutes, then the area of the park is, देखो completes one round means ये क्या दिया है हमारा, एक राउंड कंप्लीट करने में ही कंप्लीट्स अ पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर। ठीक है, तो हमारा क्या रेक्टेंगल दी है, रेक्टेंगल की हमें क्या दिया, लेंथ और ब्रेड्थ, दे आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो हम क्या मान लेते हैं, इनकी क्या लेंथ और ब्रेड्थ है, 3x एंड 2x। उसके बाद हमें क्या दिया है कि उसकी स्पीड दी है, स्पीड इज 12 km/h एंड टाइम दिया है उसे कवर करने में उस स्पीड से, तो टाइम इज 8 मिनट्स। 8 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि स्पीड हमारी आवर में है तो विल चेंज द स्पीड टाइम इनटू आवर, 8/60 आवर। तो यहां से हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड है हमारी यहाँ पे 12 × 8/60, दैट विल कम आउट टू 8/5 किलोमीटर। इसे हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 1600 मीटर। ये करके देख लेना आप। ठीक है, तो उसका क्या आ जाता है पेरीमीटर, ये पेरीमीटर कितना आ जाता है पूरा 1600 मीटर्स। देन हमें इसकी रेशो भी दी हुई है तो इससे हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और वो हमें कितना निकला है हमारा 1600। तो यहाँ से हम क्या एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो दैट विल कम आउट टू बी 160। ठीक है, तो लेंथ कितनी आ जाती है हमारी 3x 480, ब्रेड्थ आ जाएगी 2x मीन्स 320, और एरिया क्या आ जाता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 480 इंटू 320 दैट विल कम आउट टू बी 153600। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। So next question is, an error 2% in excess is made while measuring the side of a square. The percentage of error in the calculated area of square is. तो हम क्या माने, हमें क्या इसमें अज्यूम करना है कि एक्चुअल, व्हाट इज द एक्चुअल साइड, एक्चुअल साइड वाज x and what was the area, x square, and after an error 2% excess, जितना था उसका 2% एक्सेस वो मतलब मेजर कर लेता है। तो साइड उसने क्या मेजर किया 1.02x, तो एरिया विल बी 1.02 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दैट विल कम आउट टू बी 1.040 एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो व्हाट इज द इंक्रीज इन एरर? कितना एरिया में कितना इंक्रीज हो जाता है? 1.040 एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर, दैट इज 0.040 एक्स स्केयर, एंड परसेंटेज 404, just a second. And percentage increase will be 0.0404 x square divided by x square into 100. That will come out to be 4.04 percentage. So D is the correct answer. Next, the ratio between the perimeter and breadth of a rectangle is 5:1. If the area of the rectangle is 216 square centimeter, what is the length of the rectangle? अब हमें क्या दिया है? रेशो दी है पेरीमीटर और ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का सपोज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर एल एंड बी। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेड्थ एंड व्हाट इज द ब्रेड्थ। इसका हमें रेशो दिया है 5:1। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? लेंथ इज इक्वल टू 3/2 ब्रेड्थ। ये सोल्व करके देख लेना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। लेंथ इज इक्वल टू 3/2 ब्रेड्थ। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा हमारा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना दिया हमारा? 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेंथ हमारी यहाँ पे है 3/2, ब्रेड्थ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर। यहाँ से ब्रेड स्क्वायर हमारा आ जाता है 216 इंटू 2/3, 144। ब्रेड आ जाती है हमारी 12। ठीक है, अब हमें क्या निकलता है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल? लेंथ हम यहाँ से निकाल लेंगे 3/2 इंटू 12, 18 सेंटीमीटर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in the first 10 overs of a cricket game, the run rate was only 3.2. What should be the run rate in the remaining 40 hours to reach the target of 282 runs? तो 10 आवर्स में, फर्स्ट 10 आवर्स में रन रेट कितना था? 3.2। ठीक है, तो टोटल हाउ मेनी रन्स द टीम स्कोर्ड इन 10 आवर्स? 10 इंटू 3.2, 32 रन्स। ठीक है, और नेक्स्ट, तो टारगेट कितना है? 282। तो 282 टारगेट अचीव करने के लिए रिमेनिंग रन्स कितने रहते हैं टीम के पास जो उसे स्कोर करने हैं? 282 माइनस 32, दैट विल कम आउट टू बी 250, एंड ओवर्स कितना हमारा? 40। तो व्हाट विल द एवरेज? 250 डिवाइड बाई 40, दैट विल कम आउट टू बी 6.25 रन पर आवर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। A family consists of two grandparents, two parents, and three children. The average age of grandparents is 67 years, that of parents is 35 years, and that of grandchildren is 6 years. What is the average age of the family? ठीक है, फैमिली में क्या है? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ठीक है, फादर, मदर, एंड थ्री चिल्ड्रन। ठीक है, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर की क्या है हमारी? एवरेज एज इज गिवन 67 ईयर्स, तो देयर टोटल एज विल बी 134 ईयर्स। सिमिलर विद फादर एंड मदर, देयर एवरेज एज इज गिवन 35, तो टोटल एज विल बी 70। एंड थ्री चिल्ड्रन, देयर एवरेज एज इज 6 ईयर्स, तो टोटल एज विल बी 18 ईयर्स। और सभी की टोटल एज हमारी हो जाएगी 134 प्लस 70 प्लस 18, दैट विल कम आउट टू बी 222। एंड हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर? 1 2 3 4 5 6 7। व्हेन वी डिवाइड बाय 7, तो वी विल गेट 31:5/7 ईयर्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट कम्स नेक्स्ट? 5 2 7 9 16 25। ओके, तो तो 5 plus 2 is 7, and 7 plus 2 is 9. 9 plus 7 16, 16 plus 9 25.
तो नेक्स्ट नंबर विल बी 25 plus 16. That will come out to be 41. So A is the correct answer. What comes next? 7, 26, 63, 124, 215, 342. तो हमारी सीरीज कैसे बनती है? 2 cube minus 1, 8 minus 1, 7. 3 cube minus 1, 27 minus 1, 26. 4 cube minus 1, 63. 5 cube minus 1, 124. 6 cube minus 1, 215. 7 cube minus 1, 342. Similarly, next number will be 8 cube minus 1. 8 cube होता है हमारा 512 minus 1. That will come out to 511. So D is the correct answer. Next question. What comes next? 6, 18, 3, 21, 7, 56. Okay. 6 3 are 18, 3 7 are 21. Similarly, 7 multiplied by some number will give 56. So number will is 7 8 will 56. So A is correct answer. Next, find the missing number. 4, 9, 25, 121, 169, 289, 361. तो इसमें क्या था? 4 is 2 square is 9, 4. 3 square is 9. 5 square is 25. 11 square 121. 13 square 169. 17 square is 289. 19 square is 361. So we can see that it's square of prime numbers. तो 5 के बाद next prime number will be 7. तो 7 square 49. तो A will be the correct answer. So next question is what comes next? 6, 13, 28, 59. 6, 13, 28. So 6 into 2 plus 1 will be 13. 13 into 2 plus 2 will be 28. 28 into 2 plus 3 will be 59. In the same way, next number will be 59 into 2 plus 4. And that will come out to be 122. So D is the correct answer. Next. In the following letter series, some of the letters are missing which are given in that order as one of the alternatives below it. Choose the correct alternative. C, 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 B, B. देखो इसमें हम जब सीरीज देखते हैं ना तो देर आर 3 B's, 3 C's. तो here it will come out to be B. ठीक है? Then 3A are there, 3C are there and 3A are there. तो ब्लैंक्स में हमारा क्या आ जाता है? BACA. BACA क्या है हमारा? ऑप्शन बी. तो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, सेम हमारा सीरीज का लेटर सीरीज का क्वेश्चन है. BCA, BCACA. हमने क्या देखा है कि A हमेशा 2 बार रिपीट हुआ है, यहाँ भी 2 बार रिपीट हुआ है, यहाँ भी 2 बार रिपीट हुआ है. तो A विल बी देयर. देन BCAA. B के बाद क्या आता है हमारा? CAA, BCAA, BCAA. तो ब्लैंक्स में क्या आ जाता है? ACAB. ACAB इज ऑप्शन A. Next, read the given information carefully and answer questions number 44 to 48. ठीक है? There are 5 persons P, Q, R, S and T. One is football player, one is chess player and one hockey player. Okay, 5 लोग हैं, उनमें से 3 का हमें पता है, 2 का हमें नहीं पता है. P and S are unmarried ladies and do not participate in any game. देखो लेडीज को we always show by negative. तो P and S are ladies and they do not play एनी गेम. मीन्स जो 3 गेम्स खेलते हैं, फुटबॉल, चेस और हॉकी, वो कौन कौन खेलते हैं? पी और एस अगर हम एक्सक्लूड कर लेते हो तो क्यू, आर और टी दे प्ले फुटबॉल, चेस एंड हॉकी. नेक्स्ट पढ़ते हैं. पी एंड एस आर अनमैरिड लेडीज
एंड डू नॉट, अच्छा ये वाली ऑप्शन हमने देख लिया है। नन ऑफ द लेडीज प्ले चेस और फुटबॉल। ओके, कोई भी लेडी चेस या फुटबॉल नहीं खेलती है, मीन्स चेस और फुटबॉल दोनों कौन खेलते हैं, मेल मेंबर्स खेलते हैं। देर इज अ मैरिड कपल इन द ग्रुप, बिकॉज पी और एस तो अनमैरिड हैं, तो मैरिड में ग्रुप में कौन कौन बच जाते हैं, क्यू आर एंड टी, इन विच टी इज द हस्बैंड, टी इज द हस्बैंड। ठीक है। ओके, क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, क्यू इज ब्रदर और ऑफ, क्यू इज मेल। इट मीन्स इन तीनों में से अगर टी मैरिड मैन है तो मैरिड फीमेल कौन है इसमें से, आर, आर इज मैरिड फीमेल। ठीक है। क्यू इज ब्रदर। और एक हमें इंफॉर्मेशन क्या है कि नन ऑफ द लेडीज प्ले चेस और फुटबॉल, कोई भी लेडी अगर चेस और फुटबॉल नहीं खेलती है तो व्हाट डिड आर प्ले, हॉकी। आर क्या खेलता है हमारा, हॉकी। क्यू इज, दोबारा पढ़ते हैं वहीं से, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर एंड इज नाइदर अ चेस प्लेयर नोर अ हॉकी प्लेयर। ना तो चेस प्लेयर है और ना ही हॉकी प्लेयर है, तो कौन सा, क्यू के लिए हमारे पास कौन सी ऑप्शन बच जाती है, फुटबॉल प्लेयर, क्यू इज फुटबॉल प्लेयर। और तीसरा लास्ट गेम इज चेस, चेस इज प्लेड बाय टी। ठीक है, तो फटाफट हम इन्हें आंसर कर लेते हैं। हु इज द फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर कौन है, क्यू। नेक्स्ट, हु इज द हॉकी प्लेयर, हॉकी प्लेयर कौन है हमारा, आर। नेक्स्ट, हु इज द चेस प्लेयर, टी, टी जो हस्बैंड है ग्रुप में से, ही इज द चेस प्लेयर। नेक्स्ट, हु इज द वाइफ ऑफ टी, टी की वाइफ कौन है, आर। द थ्री लेडीज आर, पी और एस हमें पहले से लेडीज दिया है, अब एक आर और आ जाती है जो उन तीन के ग्रुप में से लेडी है, तो लेडीज कौन कौन सी है हमारी, पी आर एंड एस, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, इसमें से जो है अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, विंडोज, एंड्रॉयड, आईओएस, यूनिक्स, ये सब क्या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, तो ए इज द करेक्ट आंसर। कार्ड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक कार्ड रीडर किसका है, इट्स एग्जाम्पल ऑफ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट, an operation in database management system that will increase the length of a list is, इंक्रीज करने के लिए लेंथ ऑफ लिस्ट की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, ऑपरेशन यूज करते हैं, इंसर्ट। क्या करते हैं, इंसर्ट। तो ए इज द करेक्ट आंसर। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 60 years. 6 years ago father's age was 5 times the age of the son. आफ्टर 6 years सन्स एज विल बी। ठीक है, फादर और सन की क्या दी है हमें, प्रेजेंट एजेस दी है, तो फादर प्लस सन दोनों की एज कितनी है, 60 years। फिर बात है 5 years, 6 years अगो फादर एज वॉज 5 times द एज ऑफ द सन। 5 years अगो फादर की एज कितना था, F-5, और सन का कितना था, S माइनस, सॉरी 6 years अगो देखनी है ना हमें, तो F-6 और S-6 कितना था उसके टाइम्स, 5 times। एक हमारी ये इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बन जाती है, F-5x इज इक्वल टू -24। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से s की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 14। कितनी आ जाती है, 14। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 14 years, और हमसे पूछा आफ्टर 6 years सन एज विल बी, तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, 14 + 6, 20 years। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a grocer has a sale of rupees 6435, 6927, 6855, 7230, and 65624 for 5 consecutive months. How much sale must he have in the 6 months so that he gets an average sale of rupees 6500? तो क्या करेंगे हम, एक्स जो लास्ट 6 मंथ की सेल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज 6। सबको ऐड कर लेते हैं, 6435 प्लस 6927 प्लस 6855 प्लस 7230 प्लस 6562 प्लस एक्स।
और उनको हम रिस्पेक्टिव 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो दैट शुड कम आउट टू बी 6500। यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू आ जाती है 4991। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4991। तो ए 4991 ये निकालना था हमें, 6 मंथ में कितनी सेल हुई है, तो 4991 इज करेक्ट आंसर। So next question is, a bank offers 5% compound interest calculated on half yearly basis. A customer deposits rupees 1600 each on 1st January and 1st July of a year. At the end of the year, the amount he would have gained by way of interest is, ठीक है, तो फर्स्ट 1600 वो 1st जनवरी को करता है डिपॉजिट, जनवरी को करेगा तो फुल ईयर का उसे इंटरेस्ट मिलेगा। तो फर्स्ट केस में अमाउंट विल बी 1600 वन प्लस, क्योंकि हमने 2 से डिवाइड, क्योंकि इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होता है 2, एंड दैट विल कम आउट द बी 1681 रुपीज। यहाँ से कम कंपाउंड इंटरेस्ट उसे मिलेगा 1681 माइनस 1681 रुपीज। सेकेंड केस में क्या हुआ, वो जुलाई में जो डिपॉजिट कराता है और वो 6 मंथ के लिए ही रहेगा उसके पास डिपॉजिट, तो दैट विल कम आउट 1 प्लस 0.05 डिवाइड बाई 2 एंड इट विल कम टू 1640 रुपीज। यहाँ से उसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है 1640 माइनस 1640 रुपये, और टोटल इंटरेस्ट उसे कितना मिलेगा 81 प्लस 40 121। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the difference between simple and compound interest compounded annually on a certain sum of money for 2 years at 5 4% per annum is rupees 1. The sum is, so simple, we will assume that interest is p or x, whatever you want to take, you can take. ठीक है, तो हमें पहले क्या होता है, ऑलवेज ना, जब भी इस केस में अगर सेम अमाउंट पे सेम टाइम के लिए कैलकुलेट इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, p इंटू 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 100 माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, माइनस p, और इनका डिफरेंस कितना है 1। यहाँ से हमारी p की वैल्यूज आ जाएगी 625। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। Next question is, A and B invested in a business in the ratio 3:2. If 5% of the total profit goes to charity and A's share is rupees 855, the total profit is, ठीक है, ए और बी का कितना रेशो है प्रॉफिट, 3:2। तो जिस रेशो में इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशो में प्रॉफिट शेयर होता है। ठीक है, तो इसमें ए का यहाँ से क्या आ जाएगा 3/5 इंटू एक्स, और हमें कितना दिया 855। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1425। तो ये जो 1425 है ये वो प्रॉफिट है जो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और क्योंकि 5% किसको चलेगा, चैरिटी को, तो 1425 किसका है, ये 95% ऑफ टोटल इंटरेस्ट। 1425, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना रहा होगा उनका, 1425 इंटू 100 डिवाइड बाई 95, दैट विल कम आउट टू बी 1500। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला उन्हें, 1500। नेक्स्ट, A, B, and C jointly thought of engaging themselves in a business venture. It was agreed that A would invest rupees 6500 for 6 months, B rupees 8400 for 5 months, and C for 10,000 for 3 months. A wants to be the working member for which he was to receive 5% of the profit. The profit earned was 7400. Calculate the share of the B in the profit. तो जितना प्रॉफिट हुआ है उसमें से 5% ए ले जाएगा क्योंकि उसने उसमें काम किया है। ठीक है, तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना होगा, 7400 इंटू 0.95, तो 7030 रहेगा प्रॉफिट जो उन तीनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ए बी सी का शेयर कितना रहेगा, इसने इन्वेस्ट किया 64 500 फॉर 6 मंथ्स, 8400 फॉर 5 मंथ्स, 10,000 फॉर 3 मंथ्स। तो रेशो कितनी आ जाती है, 78:84:10,000।
60। यहाँ से हमें बी का प्रॉफिट निकालना, तो बी का प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 84 डिवाइड बाई, तीनों को ऐड करेंगे तो 222 इंटू 7030, दैट विल कम आउट टू 2660 रुपीज। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, two students appeared in an examination. One of them secured 9 marks more than the other, and his marks was 56% of the sum of their marks. The marks obtained by them are, अच्छा, दो स्टूडेंट है, फर्स्ट को कितने मिले, फर्स्ट के मान लेते हैं एक्स, तो सेकंड को कितने मार्क्स मिलते हैं, x + 9। अब सेकंड कंडीशन क्या है, जो सेकंड को मार्क्स मिले वो 56% था जो उन दोनों को टोटल मार्क्स मिले थे। ठीक है, तो x + 9 = 56/100 ऑफ 2x + 9। यहाँ से हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू विल कम आउट 33। 33 है, तो हमें क्या करना है, उनके मार्क्स निकालने हैं। तो फर्स्ट को कितना मिला, 33, एंड सेकेंड 33 + 9 42। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a fruit seller had some apples. He sells 40% apples and still has 420 apples. Originally he had. अब 40% एप्पल्स अगर वो सेल कर देता है तो कितने परसेंट एप्पल्स उसके बाद बच जाते हैं, 60%। इट मीन्स टोटल एप्पल्स का 60% इज 420। यहाँ से टोटल एप्पल्स आ जाएंगे 700। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ए, बी के बाद हमारा आता है ए, डी के बाद हमारा रिपीट होता है एन। ठीक है, एन के बाद डबल ए आता है, बी के बाद हमारा आता है ए, और फिर हमारा आता है डी, ए डी, एन ए, एन ए के बाद अगेन विल गेट ए, एन ए के बाद अगेन विल गेट ए। तो हमारा क्या जाता है, ए एन डी ए ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिमिलर सीरीज वी हैव गिवन। ठीक है, इसमें क्या जाता है हमारा, एम एन ए, एम ए। देखो एम के बाद यहाँ पे ए आता है, तो एम के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, ए। यहाँ भी एम के बाद ए आ जाता है। ठीक है, एम ए एन, सीरीज क्या बन जाती है, एम ए एन, अगेन इट विल बी एम ए एन, एम ए एन, एम ए एन। तो क्या आ जाएगा, ए ए एम एम एन एन, ए ए एम एम एन एन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, next question. In the following letter series, some of the letters are missing, which are given in that order as one of the alternatives below. Choose the correct alternative. ये भी हमारी सेम सीरीज आ जाएगी। तो इसमें हमारा क्या बनता है, बी बी, सी सी ए ए, सी सी ए ए, बी बी। तो आंसर बी ए सी ए बी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर शायद गलत दिया है, तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a certain code language, picture is written as QHDSV QF. How browser is written in that code? देखो लिख लेते हैं, QHDSVQF। तो P+1Q, I-1H, C+1D, T-1S, U+1V, R-1Q एंड E+1F। तो सेम ब्राउजर का हम चेक करते हैं। ठीक है, B+1 हो जाता है हमारा C, R-1Q, O+1P, W-1V, S+1T, E-1D और R+1S। CQPVTDS, CQPVTDS। तो B is the correct answer. Next, GJ is written related to MP in the same way QT is related to, ठीक है, तो GHI
G+2 हो जाता है हमारा J, MNOP, M+2 हो जाता है P। ठीक है। अब क्या है, J के बाद LM, J के बाद JKL, J+2 ऐड करके हमारा आता है MP। ठीक है। सेम QT में हम क्या करेंगे, T के बाद 2 ऐड करेंगे, TUVW, और W के बाद 2 ऐड करेंगे, WXYZ। तो करेक्ट आंसर इज A। नेक्स्ट, इसमें क्या हो जाता है, MNOP KLMNCRAV, MNOP KLMN। ठीक है। तो KM-1 क्या हो जाता है, K, O-1 is M and P-1 is N. Similar way we can write CRAV say C-1 B, sorry, C-1 will come out to be A, R-1 P, A-1, A से पहले Z आता है और Z से पहले क्या आता है Y, V-1 T। ठीक है, APYT, तो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन is choose the odd one out, 26, 124, 728 and 64। तो 26 is 3 cube minus 1, 124 is 5 cube minus 1, 729 is 7 cube minus 1, 64 में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, choose the appropriate option that can replace question mark sign in the relationship given, 4224, 2442, 6446। तो देखो इसमें जस्ट ने क्या रिप्लेस किया नंबर्स को ना, उनकी पोजीशन चेंज हो गया है, तो आंसर विल बी 4, 6, 6 एंड 4। तो बी इज द करेक्ट आंसर। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। सो गाइस, पेपर हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको कोई भी सवाल में कोई डाउट आ रहा है तो आप उसको कमेंट में डाल दीजिए, एंड वील गेट बैक टू यू ओवर कमेंट ओनली। उसके बाद हमारी टीम से आप कांटेक्ट करके ये भी समझ सकते हैं कि आखिर क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी कैसी करनी चाहिए 2025 के अपकमिंग एग्जाम के लिए, एंड ह्यूमन पेरिडिस के कोर्सेज इसमें आपको कैसे सहायता करेंगे। ऑल द बेस्ट।